मोहतरम नाजरीन व हाजरीन, मैं मोइनुद्दीन शाहीन, एसोसिएट प्रोफेसर शोबा उर्दू, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, आपसे हम कलाम हूँ। कल हम एमए फ़ाइनल उर्दू के पर्चाए शशुम यानी 6th पेपर तहक़ीक़ व तनक़ीद के सिलसिले में तस्करा निगारी के ज़ेल में गुफ्तगू कर रहे थे। तस्करा निगारी के सिलसिले में कल हमने अर्ज़ किया था कि तस्करों में तस्करा निगार शौरा के हालात बहुत इख्तिसार से पेश करता है, उसकी असल सूरत हाल पता नहीं चलती। कलाम पर राय ज़नी भी मुख्तसर होती है और इंतखाब कलाम भी उसके मिजाज के मुताबिक होता है। अब ये जो 3 हिस्से हैं, हम पहले इन पर गुफ्तगू करते हैं कि ये तीनों हिस्सों पर अक्सर हमारे नाक़िदीन ने एतराज़ क्यों ज़ाहिर किया। पहला एतराज़ तो ये होता है कि जिस शायर के हालाते ज़िंदगी तस्करा निगार ने अपने तस्करे में शामिल किए हैं, दरअसल बाज़ औक़ात उन शायरों का वजूद ही नहीं होता। ये हमारे नाक़िदीन कह रहे हैं, हमारे मुहक्किकीन कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो सिर्फ गुनाहगारे तखल्लुस होते हैं, उन तक का जिक्र आ जाता है। पूछा जाए तस्करा निगार से कि बताइए आपको उस शायर के बारे में ये मालूमात कहाँ से फ़राहम हुई, उसका कलाम कहाँ से मिला, तो वो खामोश नज़र आता है। कहने का मकसद ये है कि तस्करों पे बाज़ औक़ात जो तनक़ीद की जाती है या जो एतराज़ात किए जाते हैं वो गलत नहीं, लेकिन ये भी हम इनकार नहीं कर सकते कि तस्करे हमारी अदबी तारीख़, तनक़ीदी तारीख़, तहक़ीक़ी तारीख़ या हमारी तहज़ीब व तमद्दुनी तारीख़ की शीराज़ा बंदी में किसी न किसी हद तक मुआवनत करते हैं। लिहाजा हम उसके जो मस्बत पहलू हैं, उसके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, उनको ध्यान में रखें। नकारात्मक सोच नहीं, हम सकारात्मक पहलुओं को ध्यान में रखें कि उन तस्करों से हमारे अदब, हमारे साहित्य, हमारे लिटरेचर को क्या फ़ायदा हो सकता है। तो वो यही है कि हम तारीख़ निगारी के सिलसिले में जब कदम उठाते हैं तो तस्करों के बग़ैर एक लुक़मा भी नहीं तोड़ सकते, चाहे तस्करों में हज़ारों खामियां और कमज़ोरियां हैं। दूसरा ये सवाल उठता है कि तस्करा निगार ऐसा मुहक्किक तो होता नहीं है कि गली गली शहर शहर जाके घूमे, किताबों की वर्क गर्दानी करे, लाइब्रेरियों को छाने। उस वक्त लाइब्रेरी भी नहीं होती थी इतनी ज़्यादा, और इस तरह से किताबें छपने का एहतमाम भी नहीं होता था। तो जो जहाँ से उसको मिलता था, चाहे वो अध कच्ची मालूमात ही हो, तस्करा निगार सोचता था कि उस शायर का जिक्र कर दिया जाए। इससे कुछ फ़ायदे भी हुए कि बहुत से वाकई जो शायर थे उनका कलाम महफूज हो गया, उनके हालात महफूज हो गए, और कुछ कमज़ोर पहलू ये हैं कि ऐसे लोगों का जिक्र हो गया जो बेचारे शायर थे ही नहीं। दूसरा ये है कि कलाम पर राय ज़नी या तनकीद, जो असल मौजू है हमारे लिटरेचर का या हमारा जो पेपर है एमए फ़ाइनल में इसका, कि हमें तनकीद के अनासिर तलाश करने हैं, आलोचना के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ क्रिटिसिज्म को इसमें तलाश करना है। वो कैसे करेंगे? तो उसका तरीक़ा ये कि उस ज़माने में भी और आज के ज़माने में भी शायरों में धड़े बंदी, ग्रोह बंदी मौजूद थी। हम ख़याल लोगों का बाज़ तस्करा निगार खूब ध्यान रखते थे, बड़ा बड़ा चढ़ाकर उनके बारे में लिखते थे, और कुछ ऐसे भी थे अपने मुखालिफिन के अच्छे से अच्छे शेर, अच्छी से अच्छी खूबी को नज़रअंदाज करते थे। लेकिन कुछ वाकई ऐसे ईमानदार लोग भी गुजरे हैं जिन्होंने ना दुश्मनी देखी, ना दोस्ती देखी, ना मुखालिफत देखी, ना दोस्ताना ताल्लुकात देखे। उन्होंने सच को सच कहने की कोशिश की, लेकिन ऐसे तस्करा निगारों की तादाद कम है। तीसरा ये कि कलाम का इंतखाब, मिसाल के तौर पे तस्करा निगार अगर मरसिया गो है तो सोचेगा उन शायरों का कलाम भी मरसिया निगारी से मुंतखब करके या अख्ज़ करके जमा किया जाए। कोई गज़ल गो है तो सोचेगा गज़ल गोयों
کے سلسلے میں غزلیہ اشعار سے انتخاب پیش کیا جائے، جبکہ آگے آنے والے جو ضخیم تذکرے تھے جیسے ابو القاسم کا مجموعہ نغز ہے، یا 5 جلدوں میں شائع ہونے والا دادا شری رام دہلوی کا تذکرہ خم خانہ جاوید، ان میں الگ الگ اصناف سے بھی انتخاب کلام دے کے ایک اچھی روایت کو آگے بڑھایا گیا ہے۔ تو یہ تذکروں کے سلسلے میں ہم نے پچھلے 2 دنوں میں یعنی آج اور بیتے ہوئے لیکچر میں تذکرہ نگاری کے سلسلے میں جو گفتگو کی ہے، قوی امید ہے کہ آپ اس گفتگو سے، اس لیکچر سے یہ سمجھنے میں کامیاب ہوئے ہوں گے کہ تذکرہ کیا ہے، اس کے اصول کیا ہیں، تذکروں کی خوبیاں کیا ہیں، تذکروں کی خامیاں کیا ہیں، اور یہ ایم اے فائنل میں آپ کا جو امتحان کا پرچہ ہے اس میں تذکرے کے سلسلے میں مختلف طریقے سے سوال پوچھا جاتا ہے، اور میں نے ان تمام اینگلز کو یا ان تمام نظریوں کو آپ کے سامنے پیش کیا کہ آپ بھرپور طریقے سے اپنا سوال وہاں پر پیش کر سکتے ہیں۔